चीन। ये हमेशा से फैक्ट्रीज और चमकते स्काईस्क्रेपर्स नहीं थे। एक दो सदियां पीछे जाओ तो कहानी अलग थी। एक ऐसी जमीन की कल्पना करो जहां राजा महाराजा और किसान थे। पुराने राजवंशों ने हजारों साल राज किया, लेकिन 18वीं सदी आते आते चिंग डायनेस्टी टूट रहा था। ये एक धीमी गिरावट थी। अंदरूनी भ्रष्टाचार फैल गया। कभी ताकतवर रहा ये साम्राज्य अंदर से कमजोर हो गया था। इसी बीच यूरोप भूखा था, ताकत का, संसाधनों का और नए मार्केट्स का भूखा। उन्हें चीन की कमजोरी में एक मौका दिखा। ब्रिटेन, फ्रांस और बाकी वेस्टर्न पावर्स शार्क की तरह चक्कर लगाने लगे। उन्होंने व्यापार में रियायतें मांगी, अपने अपने इलाके बना लिए। ये कोई कल्चरल एक्सचेंज नहीं था, ये शोषण था। चिंग डायनेस्टी, जो कभी ताकत का प्रतीक था, वो कठपुतली बन गया। उन्हें गैर बराबरी वाली ट्रीटीज पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया। अपने ही पोर्ट्स और जमीनों पर से नियंत्रण छोड़ना पड़ा। अंग्रेजों द्वारा तस्करी से लाया गया अफीम पूरे देश को बर्बाद कर रहा था। लाखों लोग इसके आदी हो गए। चीन घुटनों पर आ गया था। इसे सिक मैन ऑफ एशिया कहा जाने लगा। ये एक ऐसा अपमान था जिसे वो जल्दी नहीं भूलेंगे। एक ऐसा जख्म जो पीढ़ियों तक नासूर बना रहेगा। क्रांति के बीज बो दिए गए थे। चीनी लोग, जो कभी गर्वीले और समृद्ध थे, अब बदलाव के लिए तैयार थे, किसी भी बदलाव के लिए। 1911 का साल, क्रांति हवा में थी। कभी शक्तिशाली रहा किंग राजवंश अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। सालों का अपमान, विदेशी दबदबा और आंतरिक कमजोरी अपना असर दिखा रहे थे। अब जनता से और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। एक क्रांतिकारी नेता सुन यात्सेन उभर कर आए। उन्होंने एक नए चीन का सपना देखा, एक ऐसा गणराज्य जो अतीत की बेड़ियों से मुक्त हो। देश भर में विद्रोह भड़क उठे। अब सब साफ दिखाई दे रहा था। 2000 साल बाद राजवंशों का चक्र टूट गया। ड्रैगन थ्रोन खाली पड़ा था, लेकिन क्रांति अभी खत्म नहीं हुई थी। किंग राजवंश के पतन ने एक शक्ति शून्य छोड़ दिया था। अवसरवादी और क्रूर सरदारों ने देश को आपस में बांट लिया। हर तरफ अराजकता फैली हुई थी। चीन बिखर गया था। इसके लोग स्थिरता के लिए तरस रहे थे। इसी अराजकता के दौर में एक नई ताकत उभरी, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी। एक युवा महत्वाकांक्षी क्रांतिकारी माओ त्से-तुंग के नेतृत्व में कम्युनिस्टों ने एक नए युग का वादा किया। समानता का युग, समृद्धि का युग, राष्ट्रीय पुनर्जागरण का युग। उनका संदेश गरीब जनता के दिलों तक पहुंचा, जो युद्ध और अभाव से थक चुके थे। चीन की आत्मा के लिए एक महासंघर्ष का मंच तैयार हो गया था। अफीम युद्ध, दो शब्द जो आज भी चीन के लिए एक गहरे जख्म की तरह हैं। ये सिर्फ अफीम के बारे में नहीं था। हालांकि लाखों लोग अंग्रेज व्यापारियों की वजह से इसके आदी हो गए थे। ये ताकत की लड़ाई थी। चीन का शोषण करने के लिए उसे पश्चिमी दुनिया के लिए खोलने की लड़ाई। अंग्रेजों को चाय, रेशम, चीनी मिट्टी के बर्तन चाहिए थे। चीन को चांदी चाहिए थी। लगता है जैसे सही सौदा था, है ना? गलत। अंग्रेजों के पास एक और तरकीब थी, अफीम, जो उनके भारतीय उपनिवेशों में उगाई जाती थी। ये बहुत ही ज्यादा नशे की चीज थी और जल्द ही पूरा चीन इसका आदी हो गया। चांदी बाहर गई, अफीम अंदर आई। चीन ने विरोध करने की कोशिश की। उन्होंने अंग्रेजों के अफीम के भंडार को नष्ट कर दिया। बहुत बड़ी गलती। अंग्रेज भड़क गए और उन्होंने अपनी नौसेना को हमला करने का आदेश दे दिया। चीन के पुराने जहाज अंग्रेजों की ताकत के सामने टिक नहीं पाए। नतीजा, शर्मनाक हार। नानकिंग की संधि कई असमान संधियों में से पहली चीन पर थोपी गई। हांगकांग एक ब्रिटिश उपनिवेश बन गया। बाकी पश्चिमी ताकतें भी आ गईं और अपनी मांगे रखने लगी। अगली सदी 1837 से 1947 तक अपमान की सदी के रूप में जानी जाती है। विदेशी दबदबे, आंतरिक कलह और राष्ट्रीय शर्म का समय। ये वो दौर है जिसने आज भी चीन के विश्व दृष्टिकोण को आकार दिया है। एक टूटे हुए देश के राख से एक नई ताकत उभरी, कम्युनिस्ट पार्टी। 1920 के दशक में वो बस कई गुटों में से एक थे जो टुकड़े टुकड़े चीन में सत्ता के लिए होड़ लगा रहे थे। उनका नेता माओ जेडोंग एक पुस्तकालय अध्यक्ष रह चुका था, तेज दिमाग वाला और उससे भी तेज महत्वाकांक्षाओं वाला। उसने गरीब किसानों में एक क्रांतिकारी ताकत देखी जो बस आजाद होने का इंतजार कर रही थी। कम्युनिस्टों ने किसानों से जमीन का वादा किया, शोषण का अंत और राष्ट्रीय गौरव की वापसी। यह एक जबरदस्त संदेश था जो लोगों के दिलों तक पहुंचा। भ्रष्ट कुओमिंतांग सरकार के विपरीत कम्युनिस्टों को आम आदमी की परेशानी की सच्ची परवाह लगती थी। लॉन्ग मार्च ने कम्युनिस्टों की योद्धा वाली छवि पक्की कर दी। कुओमिंतांग से भागते हुए उन्होंने 6000 मील से ज्यादा का सफर तय किया, अविश्वसनीय कठिनाइयों का सामना करते हुए। इस महाकाव्य यात्रा ने किसी भी राजनीतिक भाषण से ज्यादा उनकी कहानी को गढ़ा। द्वितीय विश्व युद्ध के अंत तक कम्युनिस्टों को व्यापक समर्थन मिल गया था। आने वाला गृहयुद्ध क्रूर था लेकिन निर्णायक। भ्रष्टाचार और अक्षमता से ग्रस्त कुओमिंतांग बिखर गया। 1949 में माओ तियानानमेन चौक में विजयी होकर खड़े हुए और पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना की घोषणा की। एक नए युग की शुरुआत हो चुकी थी।
भाग 5 द ग्रेट लीप फॉरवर्ड, एक बहुत बड़ी असफलता। माओ जेडोंग, महान नेता, चेयरमैन। उन्होंने चीन को आजाद कराया था, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षाएं यहीं खत्म नहीं हुईं। वह चीन को रातों रात बदलना चाहते थे, उसे औद्योगिक महाशक्तियों की श्रेणी में लाना चाहते थे। दी ग्रेट लीप फॉरवर्ड 1958 में शुरू हुआ। यह एक आदर्शवादी दृष्टिकोण था, सामाजिक बदलाव का एक क्रांतिकारी प्रयोग। कम्यून्स बनाए गए, निजी संपत्ति खत्म कर दी गई। लाखों किसानों को अपने खेत छोड़कर रातों रात स्टील बनाने वाले मजदूर बनने का आदेश दिया गया। घर के पीछे भट्टियां बनने लगीं, जिनसे बेकार का कच्चा लोहा निकलता था। नतीजे विनाशकारी थे। खेती के जबरदस्ती सामूहिकीकरण से व्यापक अकाल पड़ा, लाखों लोग भूखे मर गए। घर के पीछे की भट्टियों में बनाया गया स्टील बेकार था, संसाधनों की एक दुखद बर्बादी। द ग्रेट लीप फॉरवर्ड चीन को आगे बढ़ाने के बजाय माओ के घमंड और अनियंत्रित विचारधारा के खतरों का प्रतीक बन गया। ये मानव निर्मित महाविनाश था, चीन के इतिहास का एक काला अध्याय, जिसे आज भी गुस्से और दुहक के मिश्रण से याद किया जाता है। छठा भाग, सांस्कृतिक क्रांति, एक दशक का हाहाकार। महाछलांग एक महाविनाश साबित हुई, लेकिन माओ जेडोंग के रेडिकल एक्सपेरिमेंट्स यहीं खत्म नहीं हुए। आलोचना से घायल और अपनी सत्ता पर पकड़ ढीली होने के डर से उन्होंने 1966 में एक नया अभियान शुरू किया, सांस्कृतिक क्रांति। इसका मकसद चीन को काउंटर रेवोल्यूशनरी एलिमेंट्स से मुक्त करना और वैचारिक रूप से प्योर रेवोल्यूशनरीज की एक नई पीढ़ी तैयार करना। लाल रक्षकों के रूप में जुटे छात्रों को क्लास एनिमीज को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए प्रोत्साहित किया गया। शिक्षकों, बुद्धिजीवियों, माओ के प्रति इनसफिशिएंटली लॉयल माने जाने वाले किसी भी व्यक्ति को निशाना बनाया गया। विश्वविद्यालयों को बंद कर दिया गया, प्राचीन कलाकृतियों को नष्ट कर दिया गया और पुस्तकालयों को लूट लिया गया। चीन अराजकता और हिंसा के एक दशक में उतर गया। सांस्कृतिक क्रांति चीन के लिए गहरे आघात का दौर था। परिवार बिखर गए, निर्दोष लोगों को सताया गया और एक पीढ़ी अपनी शिक्षा से वंचित रह गई। अर्थव्यवस्था ठप हो गई और चीन की इंटरनेशनल स्टैंडिंग गिर गई। यह अंधेरे और पागलपन का दौर था, अनियंत्रित शक्ति और आइडियोलॉजिकल एक्सट्रीमिज्म के खतरों की एक कठोर याद। आज भी सांस्कृतिक क्रांति चीन में एक संवेदनशील विषय बना हुआ है, एक ऐसा घाव जो अभी तक पूरी तरह से नहीं भरा है। सेक्शन 7 डेंग शियाओपिंग, द आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न चाइना। 1976 में माओ जेडोंग की मृत्यु ने एक युग का अंत कर दिया। कल्चरल रेवोल्यूशन ने चीन को हिलाकर रख दिया था, उसकी अर्थव्यवस्था बिखर गई थी और उसके लोग सदमे में थे। इसी अराजकता की राख से एक नया नेता उभरा, डेंग शियाओपिंग। डेंग एक व्यावहारिक व्यक्ति जिन्होंने खुद कल्चरल रेवोल्यूशन के दौरान दुख झेला था, समझते थे कि चीन को एक अलग रास्ते की जरूरत है। सिद्ध रूप से कहा था, बिल्ली काली हो या सफेद, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक वह चूहे पकड़ती है। दूसरे शब्दों में, विचारधारा को व्यावहारिक परिणामों के पीछे रखा गया। डेंग के सुधार किसी चमत्कार से कम नहीं थे। उन्होंने सामूहिक खेती को खत्म किया और जमीन वापस किसानों को दे दी। उन्होंने चीन को विदेशी निवेश के लिए खोल दिया, तट के किनारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्थापित किए। उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी का नियंत्रण बनाए रखते हुए बाजार की शक्तियों को अपनाया। डेंग का दृष्टिकोण स्पष्ट था, सबसे ऊपर आर्थिक विकास। उनका मानना था कि एक समृद्ध चीन एक मजबूत चीन होगा, जो विश्व मंच पर अपना सही स्थान पुनः प्राप्त करने में बेहतर होगा, और वह सही थे। सेक्शन 8 द राइज ऑफ द ड्रैगन, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड ओपननेस। डेंग शियाओपिंग के आर्थिक सुधारों ने चीन में अभूतपूर्व विकास और परिवर्तन का दौर शुरू किया। जो देश कभी गरीबी और अलगाव का प्रतीक था, वह तेजी से एक आर्थिक महाशक्ति बनता जा रहा था। विदेशी निवेशकों ने चीन के सस्ते श्रम के विशाल भंडार और वैश्वीकरण को अपनाने की उसकी उत्सुकता से आकर्षित होकर जमकर निवेश किया। खिलौनों से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स तक हर चीज का उत्पादन करने वाले कारखाने तेजी से बनने लगे। शेंजेन जैसे शहर, जो कभी शांत मछली पकड़ने वाले गांव थे, अब चहल पहल वाले महानगरों में बदल गए। माओवादी विचारधारा के बंधनों से मुक्त हुए चीनी लोगों ने इस नए युग को पूरे जोश के साथ अपनाया। उन्होंने कड़ी मेहनत की, लगन से बचत की और अपने बच्चों के भविष्य में निवेश किया। नतीजे आश्चर्यजनक थे। करोड़ों लोग गरीबी से बाहर निकले। एक नया मध्यम वर्ग उभरा, जो अपनी मेहनत का फल पाने के लिए उत्सुक था। चीन का उदय किसी चमत्कार से कम नहीं था। यह अपने लोगों की कड़ी मेहनत और लचीलेपन और डेंग शियाओपिंग जैसे नेताओं के दूरदर्शी नेतृत्व का प्रमाण था, जिन्होंने बदलाव को अपनाने का साहस किया। भाग 9, 21वीं सदी में चीन, एक ग्लोबल सुपर पावर। 21वीं सदी में आ गए हैं। चीन अब एशिया का बीमार आदमी नहीं रहा। ये एक विश्व महाशक्ति है, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, एक तकनीकी इनोवेटर और एक प्रमुख सैन्य शक्ति। हाई स्पीड रेल से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक चीन कई क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है, लेकिन यह उल्लेखनीय वृद्धि चुनौतियों के बिना नहीं रही है। असमानता बढ़ रही है,
प्रदूषण एक बड़ी समस्या है और चीन का मानवाधिकार रिकॉर्ड अंतर्राष्ट्रीय चिंता का विषय बना हुआ है। दुनिया चीन को विस्मय और आशंका के मिश्रण से देखती है। क्या चीन अपना यह असाधारण उदय जारी रख सकता है? क्या यह एक जिम्मेदार वैश्विक नेता बनेगा, या यह उन जालों में फंस जाएगा जो इतिहास में दूसरी बड़ी शक्तियों को अपनी गिरफ्त में ले चुके हैं? एक बात तो पक्की है, 21वीं सदी आने वाले वर्षों में चीन द्वारा किए गए चुनावों से काफी हद तक आकार लेगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।